हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हम आईआईटी जैम 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं 5 पार्ट्स में। ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा और इसमें हम लास्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपका 2 मार्क्स के एनएटी होते हैं। 2 मार्क्स के आपका जो एनएटी क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आईआईटी जैम 2023 के एग्जाम की। अगर आप आईआईटी जैम, सीएसआर नेट, गेट, सीयूईटी पीजी या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ रहे केमिस्ट्री। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, ये स्टीरियो केमिस्ट्री से आपका पूछा गया है ना। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर को भी इंक्लूड करना है, प्रेजेंट इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल। देखिए ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसको मैं मॉलिक्यूल ए बोल देता हूँ और इसको मैं मॉलिक्यूल बी बोल देता हूँ। कह रहा है कि इन दोनों के अंदर कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे टोटल, वो आपको बताना है। स्टूडेंट देखिए, स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है आपको ज्योमेट्रिकल भी देखने हैं, आपको ऑप्टिकल भी देखने हैं, आपको एक्टिव इनएक्टिव सब देखने हैं। अगर टोटल पूछा है तो यानी कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आपको दोनों देखने हैं। देखिए ये एक आपको कायरल सेंटर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, कायरल कार्बन नजर आ रहा होगा। ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों तो वो क्या कहलाते हैं, कायरल कार्बन। तो एक कायरल कार्बन ये हो गया और दूसरा कायरल कार्बन ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n इज इक्वल टू कितना हो गया 2, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इनको हम बोलते हैं। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर यहाँ पे 2 होंगे, बट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही स्टूडेंट, ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल एक जैसे दिख रही है, यहां से भी देखो या वहां से देखो, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो देखिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला होता है अगर सिमेट्रिकल हो एंड एन इवन हो, है ना, ये आपका इवन भी नजर आ रहा है, तब जो आपका फार्मूला होता है टोटल स्टीरियो आइसोमर का, है ना, टोटल स्टीरियो आइसोमर का जो फार्मूला होता है ध्यान से देखिएगा, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n को डिवाइड कर दो 2 से, n को डिवाइड कर दो 2 से एंड आपका -1। ये आपका फार्मूला निकल के आता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगर आपका जो भी कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है एंड वहां पे इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए पुट कीजिए 2 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे प्लस में 2 की पावर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये रहा। देखो अगर आप 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 एंड 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसके 3 स्टीरियो आइसोमर होंगे, है ना। जो पहले वाला आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे अगर आपसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए दैट इज 3। और ये सिंपल सा फार्मूला भाई आपने 11th-12th क्लास में भी इसको आराम से पढ़ा होगा। अब देखिए पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि इस ऑफिशियल आंसर की में 2 आंसर दिए गए थे। एक आंसर दिया था आपका 5, है ना, एक आंसर दिया था 5 और एक आंसर में लिखा हुआ था 7, एक आंसर में लिखा हुआ था 7, मतलब ये दोनों ही करेक्ट माने थे। अगर किसी बच्चे ने 5 बोला है वो भी सही मान लिया और किसी ने अगर 7 लिखा था वो भी सही मान लिया। देखिए पहले तो मैं ये प्रूव करता हूं कि ये 5 कैसे प्रूव किया होगा। देखिए 5 ऐसे प्रूव किया कि 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और 2 और आ गए होंगे यहां से। तो ये 2 कैसे प्रूव किए गए हैं, देखिए ये आपको NH2 नजर आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहा होगा एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल, है ना। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों अलग अलग हो गए, आप कहोगे जी ये तो सेम है, ये सेम है। देखो ये वाला जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बट यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि दिस इज कायरल कार्बन। अगर ये कायरल कार्बन है और सिमेट्रिकल जैसी तो कोई कहानी है नहीं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर किसके इक्वल होते हैं, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 5 ऐसे प्रूव किया है ना।
5 ऐसे प्रूव किया गया कि सिर्फ इसको ही इनको ही इसी को कंसिडर किया गया है ना भाई। एक इसकी R फॉर्म रही होगी और एक इसकी S फॉर्म रही होगी, तो यहाँ पे 2 स्टीरियो आइसोमर आ गए क्योंकि यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है। तो 5 इसको ऐसे प्रूव किया गया, ठीक है, कि 5 आंसर रहा होगा, कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा होगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए 7 इसको कैसे प्रूव किया गया है, उसको भी ध्यान से देखते हैं। देखिए 3 तो पहले वाले के हो ही चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो कायरल, मतलब देखो इसकी भी कोई ना कोई, ये देखो इंक्लूडिंग इनैंशियोमर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इनैंशियोमर। स्टूडेंट अगर आप RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जाएंगे और इस कार्बन की अगर आप RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपको R या S कुछ मिलेगा, या R होगा या S होगा, इन दोनों में से आएगा। यानी कि ये खुद भी, ये वाला जो सेंटर है ये खुद भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये खुद भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये दोनों सेंटर। बट ये ना देखो ऐसा नहीं है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स होती है, मतलब ये R है तो R ही रहेगा और S है तो S ही रहेगा, है ना। रिजिड स्ट्रक्चर होती है ये, इसके बारे में बात की है स्टीरियो केमिस्ट्री के दौरान। तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, अगर ये अबव द प्लेन दिख रहा है तो ये अबव द प्लेन ही रहेगा और ये बिलो द प्लेन। तो इन दोनों को भी कंसिडर करके भाई देखो 2 तो इसके हो गए, 2 R और S तो इसके हो गए, मतलब एक R और एक S दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसका मैंने मान लिया कि ये R है और इसका मैंने मान लिया ये S है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। या फिर आप अलग अलग पॉसिबिलिटी बना के देख सकते हैं। तो 2 तो इसके हैं, 2 और एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी जो बनी है वो यहां से 2 और 2 4, इस प्रकार से इसको 7 भी प्रूव किया गया कि भाई 7 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, जो आप मानना चाहे मान लेना। ऑफिशियल एंड फाइनल आंसर की में 5 और 7 दोनों को ही करेक्ट माना गया था, ठीक है। अब क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इजी सा क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स का। द नंबर ऑफ सिंगलेट ऑब्जर्व्ड इन द 1H NMR स्पेक्ट्रम, इस P के अंदर आपको कितने सिंगलेट नजर आ रहे हैं, और किसकी बात कर रहा है, 1H NMR की बात कर रहा है। अब यहां से देखिए, देखो सबसे पहले अगर मैं इस मिथाइल की बात करता हूं और इस मिथाइल की बात करता हूं, ये 6 के 6 प्रोटॉन जो है वो एक ही सिग्नल देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपका Br लगा हुआ है भाई, यहाँ पे आपका Br लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि इस कार्बन के ऊपर जो ये 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं एंड इस कार्बन के ऊपर जो 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं, वो 6 के 6 प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे। इन 6 प्रोटॉन का, ग्रीन वालों का 6 प्रोटॉन का एक आपको सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल। अब ये किस टाइप का होगा, सिंगलेट होगा या डबलेट होगा। तो देखिए एक प्रोटॉन को पकड़ लीजिए और इससे नेक्स्ट कार्बन पे देखिए आप, इससे नेक्स्ट कार्बन पे देखो, ये तो 6 एक जैसे ही हो गए। इससे नेक्स्ट कार्बन पे देखिए कोई प्रोटॉन है क्या आप, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा और प्रोटॉन नहीं है। देखो यहाँ ऑलरेडी कार्बन के पास यहाँ कोई प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू N+ रूल देखेंगे तो ये भाई सिंगलेट ही बनेगा। देखो यहाँ कोई और प्रोटॉन है नहीं, तो N+1 के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो ये सिंगलेट बनेगा। तो ये 6 के 6 प्रोटॉन क्या शो करेंगे, सिंगलेट शो करेंगे। ये 6 के 6 प्रोटॉन क्या शो करेंगे, सिंगलेट। उसके बाद देखो ये वाला जो आपको प्रोटॉन नजर आ रहा है, अब इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ग्रीन से। यहाँ पे आपको एक प्रोटॉन नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको एक प्रोटॉन नजर आ रहा है। ये जो दोनों प्रोटॉन है, ये जो दोनों प्रोटॉन है, ये भी आपका एक ही सिग्नल देंगे। 2 जो प्रोटॉन है ना, इसको भाई किसी और ही कलर से यूज करना पड़ेगा, मैं रेड कलर यूज कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया। तो ये जो 2 रेड वाले आपको प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, इनका एक सिग्नल आएगा। और ये देखो इसमें भी अगर आप देखते हैं, ये जो प्रोटॉन है इससे नेक्स्ट कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आपका सिंगलेट टाइप का होगा, ये भी आपका सिंगलेट टाइप का होगा। और तीसरे की बात आती है, ये जो Me नजर आ रहा है, ये जो मिथाइल नजर आ रहा है ना, इस मिथाइल के पास भी, इस मिथाइल के पास जो 3 प्रोटॉन है ना, जो मिथाइल के जो 3 प्रोटॉन होंगे वो भी एक सिग्नल शो करेंगे। और देखो अब बात करें, ये रहा जी कार्बन, ये रहा जी प्रोटॉन, ये रहा जी प्रोटॉन, ये रहा जी प्रोटॉन। अब देखो जिस कार्बन पे ये लगे हुए हैं उससे नेक्स्ट पे कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है तो ये भी आपका सिंगलेट आ जाएगा, ये भी आपका सिंगलेट आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई 3 अलग अलग टाइप के आपको प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, और तीनों के तीनों टाइप्स के, तीनों के तीनों कैसे टाइप के हैं, तीनों के तीनों ही सिंगलेट टाइप के हैं, तीनों के तीनों ही सिंगलेट टाइप के हैं। होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होंगी।
भाई डबलेट कैसे होता है आपको ये बात पक्का ही पता होगी। जैसे ये CH3 है और यहाँ पे आपने लगा रखा है इस CH3 से जो नेक्स्ट कार्बन है, मतलब इन प्रोटॉन की अगर आप बात करोगे कि ये कैसे होंगे, तो आपको इस कार्बन के ऊपर देखना है। अगर इस कार्बन के ऊपर एक प्रोटॉन लगा होता तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, N+1 से आप क्या बोलते हैं 1+1। फिर आप इन तीनों प्रोटॉन को बोलते कि ये तो डबलेट टाइप के हैं, फिर आप बोलते हैं कि ये डबलेट टाइप के हैं। अगर इसके पास दो प्रोटॉन लगे होते तो इन तीनों प्रोटॉन को आप ये बोलते कि ये जो तीन प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे वो स्प्लिट हो जाएगा, है ना, किसमें, ट्रिपलेट में, क्योंकि यहाँ पे दो N+ से। तो होप की ये कहानी आपको भाई बेसिक है, पढ़ाया जाता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, है ना। और भाई ये देखो वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक है बट केमिस्ट्री में भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, है ना, इजी सा है। चलिए देखते हैं। When a glass capillary tube is dipped in water, है ना, एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब है उसको पानी में डिप किया गया, तो वहां पे जो राइज दिखा, है ना, 1 सेंटीमीटर राइज इन द वाटर लेवल, इसको हम हाइट बोलते हैं भाई, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो हाइट कितनी है यहाँ पे आपको गिवन 1 सेंटीमीटर इन द, टेम्परेचर कितना दे रखा 18 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा था इंटरनल रेडियस ऑफ द कैपिलरी इन सेंटीमीटर, तो आपसे रेडियस के बारे में पूछा एग्जामिनर ने कि रेडियस क्या होगी। उसके अलावा भी देखो नीचे काफी डाटा आपको गिवन है। सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन आपको गिवन है यहाँ पे 73.2 दाहिने सेंटीमीटर इनवर्स में। डेंसिटी, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एयर, तो डेंसिटी की भी वैल्यू आपको गिवन है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, सरफेस टेंशन है भाई, है ना। ये जो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सरफेस टेंशन को। एंड डेंसिटी आपका कितनी होगी 0.996 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे भाई जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू गिवन है, वो भी आपको सारी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है और आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आपसे पूछा था। Assume water completely wet the glass capillary and interface between the water and air phase inside the capillary is a hemisphere। देखिए कुछ नहीं है भाई, अगर आपको फार्मूला पता होता कि क्या फार्मूला रहता है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए जो हाइट होती है ना, हाइट भाई कितना राइज हो रहा है लेवल का, हाइट इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू में टी एंड कोस थीटा, 2t कोस थीटा। यहाँ पे बेसिकली आपका होता है रेडियस, है ना, रेडियस, या ये आपका होती है डेंसिटी और ये होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये हमारे पास फार्मूला होता है भाई यहाँ सरफेस टेंशन में। और कैपिलरी ट्यूब की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको, आप कहोगे जी कोस थीटा, थीटा तो नहीं गिवन है। जब भी आपको थीटा गिवन ना हो, थीटा आपको 0 डिग्री सेल्सियस मानना होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो उसके बाद देखो assume वाटर कंप्लीटली वेट्स, यहां से भी थोड़ा सा, इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड गैस फेज इनसाइड द कैपिलरी इज अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें ये रेडियस निकालनी है। तो ये रेडियस यहां चली गई, 2 इंटू में यहाँ पे आपको गिवन है 73.2 कोस थीटा, कोस 0 लोगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद देखो हाइट नीचे आ गई, सेंटीमीटर में गिवन है तो 1 हो गया। डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 0.996 एंड जी की वैल्यू आपको गिवन है 980। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। और IIT जैम के एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है तो आप इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। हालांकि मैं अभी आपको ना कैलकुलेशन से बिल्कुल वेरीफाई भी कर देता हूँ, फॉर्मूला यही लगेगा। बस मेन बात यह है कि फॉर्मूला आपका ये लगेगा 146.4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.996 की मल्टीप्लाई करेंगे 980 से, है ना, ये आ गया। तो इसको डिवाइड करो इससे, सॉरी इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका इससे। और जब इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आपके पास वैल्यू आएगी और क्या आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका 0.8। तो इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट, अगर मैं ऑफिशियल आंसर की भी बताऊं वहां पे वो बताऊंगा। अब एग्जैक्ट जो मैंने ये जब इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया है तो आया है 0.149। और ऑफिशियल आंसर की अगर आप बात करोगे उसमें भी यही रेंज दी गई थी। वहां पे जो रेंज गिवन थी वो ये थी कि 0.14, है ना, 0.148 से
0.148 से लेके 0.151, अगर इसके बीच में आपकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसके बीच में आपकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल सा फार्मूला था। एच का मतलब यहाँ पे हाइट है, टी का मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन है, कोस थीटा कोस 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, आर रेडियस हमें निकालनी थी, डेंसिटी आपको गिवन थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेंटीमीटर में आपको गिवन था 980। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हालांकि ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, पता नहीं केमिस्ट्री में क्यों पूछते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, पूछते हैं, सिलेबस में मेंशन इसलिए पूछेंगे फ्यूचर में भी। यस, थर्मोडायनेमिक्स से आपका इजी सा क्वेश्चन है, गैसीय स्टेट से रिलेट कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ आइसोथर्मली। स्टूडेंट आइसोथर्मली समझ में आ गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मली प्रोसेस क्या होता है, जहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपसे बोला गया है क्लोज सिस्टम, तो बताइए डेल्टा जी क्या होगा, एंड किलोजूल में आपसे पूछा है। स्टूडेंट डेल्टा जी जो होती है ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो वर्क डन के इक्वल होता है। वो आपका वर्क डन, ओनली बस साइन का डिफरेंस होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए अगर आप काम कर रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी, है ना, या फिर आपकी कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है तो कोई काम किया होगा आपने, एक ही बात होता है। डेल्टा जी वर्क डन एक ही कहानी है, ठीक है। तो आपसे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सबसे पहली बात तो पहले जो वॉल्यूम अगर वो आपका V थी, तो अब कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना वो आपका V/2 हो गई है ना, क्या बोला, रिड्यूस्ड टू हाफ। उसके बाद n मोल कितने गिवन है आपको, यहाँ पे 2 मोल गिवन है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन गिवन है। आइए सोल्व करते हैं। हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला होता है दैट इज -2.303 NR, है ना, यहाँ पे क्या होगा NRT, और यहाँ पे होता है log V1/V2, ये आपका आइसोथर्मली प्रोसेस के लिए फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर बात करते हैं -2.303, n की वैल्यू 2 हो गई, r की वैल्यू आपको गिवन है 8.314, इनटू में टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, यहाँ पे log v कितना था v, और ये कितना हो गया V/2, ये कितना हो गया V/2। समझ में आ रही है ना बात। तो देखो अगर हम देखें, ये आपकी जो टर्म होगी V/2 और ये v, ये आपका ऊपर चली जाएगी। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी मैंने यहाँ पे, नीचे आपका V1 होता है, नीचे आपका V1 होता है और ऊपर आपका V2 होता है। नीचे आपका V1 होता है और ऊपर आपका V2 होता है। तो ये बनेगा आपका भाई V/2 और ये बनेगा आपका V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा log 1/2। क्या आएगा ये आपका log 1/2। देखिए अब जब आप इस पूरे को सोल्व करते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो log आपका 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले तो वो देख लो। log 1/, 1 मिनट रुकिएगा, log 0.5, तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको ना आप ऊपर लेके आ जाएंगे तो भी सोल्व हो जाएगी, माइनस का साइन आएगा तो ये log 2 बन जाएगा। अगर देखा जाए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो अरे भाई ये क्या है, इस अगर आपको ये बात पता होगी कि ये log 1/2 है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम -log 2 लिख सकते हैं, -log 2 लिख सकते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूं मैं आपका यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू में 3.14 इंटू में 300, और अब जो ये log 2 है ना, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो दैट इज 0.3 ये वैल्यू हो गई। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 300 से, किया जी हमने 300 से, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो 8.314 से, ओके, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से। जब आप ये पूरा सोल्व करेंगे तो ये आ रहा आपका 3458 और यहाँ पे आ रहा है 3। स्टूडेंट फिलहाल ये जो आंसर आया आपका वो जूल में है, ये फिलहाल जो आंसर आया वो आपका जूल में आता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आर लिया है, आर वो जूल है। तो यहाँ पे देखो आंसर आपसे जूल में ना पूछ के आपसे आंसर किलो जूल में पूछा गया है। तो किलो जूल में निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ये वाला आ जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की,
ऑफिशियल आंसर की में ये दिया गया था कि अगर आपने रेंज 3.44 से लेके और 3.46 के बीच में अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सिंपल सी कहानी थी। ये फार्मूला भाई बेसिक पता ही होता है सभी को, और इस फार्मूला से अगर आप करते और इजिली आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, ये भाई आप क्वांटम से भी रिलेट कर सकते हैं एंड फिजिकल स्पेक्ट्रा से भी रिलेट कर सकते हैं। The harmonic vibrational frequency of a diatomic molecule is 2000 centimeter inverse. Its 0 point energy, और वो भी किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी का। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है स्टूडेंट 0 पॉइंट एनर्जी का, दैट इज hc बाई लैम्डा, दैट इज hc बाई लैम्डा। अब देखिए 1 बाई लैम्डा को मैं क्या भी लिख सकता हूं, आप सभी को ये बात पता होगा, hc, इसको मैं आपका ऐसे लिख सकता हूं। 1 बाई लैम्डा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर आपका सेंटीमीटर इनवर्स में आपको गिवन हो तो। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपका अगर सेंटीमीटर इनवर्स में हो तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं ये। अब इस फार्मूले में 1/2 भी होता है भाई, यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी की बात करोगे दैट इज 1/2 hc बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा को मैं आपका इस तरीके से लिख सकता हूं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे 2 डिवाइड ही रहेगा। तो अगर इसको सोल्व किया जाए 1/2 h की वैल्यू क्या होगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एंड c की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखो आंसर चलेगा सेंटीमीटर में। तो वैसे तो आप सभी को पता स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको मैं 10 कर देता हूं अभी से यहाँ पे, एंड ये वैल्यू आपको 2000 गिवन ही है, ये वैल्यू आपको 2000 गिवन है। इसको सोल्व करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब आप सोल्व कर रहे होंगे आंसर आपका जूल वगैरह में आ रहा होगा, जूल में, है ना। क्योंकि देखो ये जो फ्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यूज की वो तो जूल की यूज की है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो इस पूरी टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो देखिए भाई अगर ऐसा करते हैं तो हम काफी क्लोज पहुंच गए हैं अब आंसर के। देखो इसकी बात ऐसे की जा सकती है, ये लगभग आपका चला जाएगा 3.3, है ना। ये आपका क्या बन गया 3.3। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ तो लगभग चलो देख ही लेते हैं, 3.3 की मल्टीप्लाई आपने 3 से की और उसके बाद 2 से भी करी दो, तो ऊपर देखो ये 3.3, ये वाला 3 और ये वाला 2, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 19.8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पे आपका -34 थी और ये 10 है तो -24 बच गया होगा, और 3 ये रहे जी तो कितना -21 बच गया, ऊपर -21 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.6 इंटू में 10 की पावर ये रहा, इससे जब आप ये कट करेंगे तो क्या बचेगा भाई आपका, ये डिवाइड किया इसको इससे इंटू में 10 की पावर -2 बचा, इंटू 10 की पावर -2 बचा, यही होगा ना एग्जैक्ट। अब देखिए अगर मैं 19.8 को डिवाइड करता हूं 1.6 से तो आपके पास आएगा 12 पॉइंट समथिंग, है ना। लेकिन यहां पे देखिएगा 12.3 10 की पावर -2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.123, क्या लिखा जा सकता है इसे 0.123। तो अगर हम देखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की मैं आपको रेंज बताता हूं, वहां पे आपको रेंज गिवन थी 1.2 से 0.12 से 0.13। तो हमारी जो रेंज है वो एग्जैक्ट इसके बीच में ही आ रही है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो देखिए सबसे पहले मैं दोबारा से बताता हूं, आपको यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी थी, और यूनिट इज वेरी मतलब यूनिट बड़ी मैटर करती है भाई, है ना, यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आपने देखा ये फार्मूला होता है 0 पॉइंट एनर्जी के लिए, E इज इक्वल टू 1/2 hc लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा को मैं फ्रीक्वेंसी से लिख सकता हूं, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भाई 3 इंटू 10 की पावर 10 इसलिए लिया क्योंकि सेंटीमीटर में चाहता था मैं, और ये पूरा सोल्व करने के बाद मुझे इससे डिवाइड करना पड़ा क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए ऐसा किया गया है।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया था। थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप से पूछा ये क्वेश्चन, हालांकि देखिएगा अभी देखते हैं। एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A से P फॉलो ए सेकंड ऑर्डर रेट ला, है ना, सेकंड ऑर्डर रेट ला विद द रेट कांस्टेंट दिस टाइम रिक्वायर्ड। हमें ये पता है अगर आपके पास क्या होती है भाई, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की कोई काइनेटिक्स होती है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है। उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है, K इंटू टी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात तो यहाँ पे 2A लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पे ये भी बोला कि सेकंड ऑर्डर रेट ला। अगर ना भी बोलते तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से देख लेते। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे यूजुअली इन जनरल ये वाला फार्मूला यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे भाई आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2kT करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो देखो अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी 0.4 और अब फाइनल कितनी है 0.2। तो कंसंट्रेशन ये रहा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, ये रही जी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, इनटू में 2 करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं 2 करोगे क्योंकि यहाँ पे 2A से P आपका बोला गया है इस तरीके से करने के बाद, ठीक है। और टाइम आपको निकालना है, और टाइम भी किस में निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो सेकंड में ये सारा डाटा गिवन है। अब जस्ट सिंपल इसको सोल्व करना है। ये ऊपर जाएगा ये 5 बनेगा, ये ऊपर जाएगा ये आपका 2.5 बनेगा, ठीक है ना। और ये आपका 2.5 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर -3, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 2.5। अब देखो ये वाले टर्म यहाँ ये टाइम है ना, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 2, है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 500 सेकंड। कितना आएगा 1000 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500 सेकंड। यहाँ पे भाई बस वैसे ये फॉर्मूला तो हमें पता ही होता है इन जनरल, बस यहाँ पे 2kT यूज करना था। अगर आप 2kT यूज नहीं करते फिर 1000 आंसर आता, जो कि रॉन्ग था। ऑफिशियल आंसर की में 500 आंसर दिया गया था। देखिए भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा डरावना सा बनाया लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। द फॉलोइंग डायग्राम शो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गिवन है। दो अलग अलग मेटल है, एक M1 और एक M2 मेटल है ना। इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ M1, है ना, M1 की जो इंसिडेंट जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की M1 की जो कि 2.3 है ना, तो एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कितनी दी है यहाँ पे 2.3। ये कह रहा जो ये एनर्जी है ना, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं फिलहाल M1 की, M1 की जो एनर्जी है वो इसके इक्वल है। अब आगे देखना क्या कहा, M1 की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द M2। इसका मतलब देखिए अगर मैं इस M2 की बात करता हूं, मैं इस M2 को पकड़ लेता हूं, अगर मैं बात करूं M2 की एनर्जी कितनी है भाई, M2 की एनर्जी कितनी है यहाँ 2.9 आप देख सकते हैं। तो ये आपका 2.9 है ना। और वर्क फंक्शन देखो, एनर्जी को हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, एच न्यू के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं M2 के वर्क फंक्शन की बात करता हूं, एच न्यू नोट, ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एच न्यू नोट इसको हम थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी वैल्यू तो आपको बताइए, ये इसने कहा था M1 की जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है ना वो M2 के वर्क फंक्शन के इक्वल है। इसका मतलब ये जो आपको पूरी टर्म नजर आ रही है ना, इसमें न्यू नोट तो आपका थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जो पूरी टर्म होती है ये आपका वर्क फंक्शन होता है, ये आपका वर्क फंक्शन होता है। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2.3। तो अगर मैं बात करूं मेटल 2 के लिए, अगर मैं बात करूं मेटल 2 के लिए, उसकी एनर्जी एच न्यू भी पता लग गई और वर्क फंक्शन भी पता लग गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा आपको निकालना क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और वो भी नैनोमीटर में डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए भाई आपने पढ़ा होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तो वहां पे फॉर्मूला निकल के आता है H इज इक्वल टू M/V, है ना। H इज जो लैम्डा होता है, लैम्डा यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू H डिवाइड बाई MV। H फ्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, V वेलोसिटी। मेन टास्क हमारा क्या है, वेलोसिटी को निकालना। तो देखिए वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वो इक्वल होती है आपका एच न्यू नो, वो आपका इक्वल होती है
एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। देखिए ये फार्मूला भाई आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जरूर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में इसके बारे में, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं मेटल 2 के लिए मेरे पास क्या है, एनर्जी भी है, वर्क फंक्शन भी है, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.9 में से 2.3 को माइनस करेंगे, है ना, ये वाला 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 की मल्टीप्लाई 2 से की, और देखो अब यहाँ पे आपका m आ जाएगा नीचे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30 kg। तो अब ये जो वैल्यू आई है ना वो v स्क्वायर की आई है। आप देख सकते हैं, देखो मैंने इस 2 की मल्टीप्लाई की, वहां पे मास को डिवाइड कर दिया यहां से, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर हम ओनली v की निकालना चाहते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा इस पूरी टर्म का। तो ये आपका बनेगा 1.2 और ये बनेगा आपका 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31। इसका अंडर रूट लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, v, और इस v की वैल्यू जब आप यहां पुट कर देंगे, जब इस v की वैल्यू को आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा यहां से जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 9 में आएगा, और आपको जो आंसर निकालना है वो नैनोमीटर में निकालना है, इसलिए आपको सिर्फ वो वाली वैल्यू लेनी है। तो देखो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। यहां से आप इसका हालांकि मैंने कैलकुलेशन वगैरह सोल्व भी की हुई है ना, मैंने इसको चेक कर लिया था, बिल्कुल सही आ जाएगा भाई, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। इसी अप्रोच से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जो गिवन था दैट इज 1.58 से एंड आपका 1.59 नैनोमीटर में आपका ये आंसर आएगा, है ना। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 था और इजी है, वैसे तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते हैं आपको ऐसा, ठीक है। ये देखिए भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, FeAC एसिटाइल एसिटेनेटो, है ना। ACAC क्या होता है भाई, एसिटाइल एसिटेनेटो। तो ये एसिटाइल एसिटेनेटो होता है, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है स्टूडेंट, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। एक जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। इसको अगर हम देखें एसिटाइल एसिटेनेटो ये कैसा दिखता है, तो ये मान लीजिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रही होगी इनिशियली, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रही होगी, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, आपका इनोल फॉर्म बना लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ओके, ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये CH3। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो, इसको बोला जाता है ACAC एसिटाइल एसिटेनेटो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको ACAC को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मेटल आएगी ये यहाँ से डोनेट करता है। पहली बात ये ऑक्सीजन डोनर है, पहली बात ये ऑक्सीजन डोनर, और इसके ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयरन जब आया होगा, है ना, बाइडेंटेंट लिगेंड होता है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। तो देखो अगर सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Fe+3 आ गया होगा, क्योंकि एक AC के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 3 के ऊपर 3, तो आयरन हो गया यहाँ पे आपका +3, और आयरन +3 का मतलब होता है D5, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है इसलिए ये वीक फील्ड लिगेंड रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, यानी कि वीक फील्ड है, इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए स्टूडेंट, 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5। तो अगर 5 आ गए तो बाकी तो कुछ बचता नहीं है। क्या फार्मूला लगाएंगे, √n इंटू n+2, यानी कि √35, और √35 5 से थोड़ा सा कम रहा, 6 से थोड़ा सा कम रहा होगा, दैट इज 5.92, दैट इज 5.92 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो भाई एक बार एक तो आपको इस लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए था कि ये ACAC क्या होता है, इसके ऊपर कितना यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है या वीक फील्ड होता है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन पता थी फिर कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं थी। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मोल कंसेप्ट सोशियोमेट्री बोलते हैं जिसे, उससे रिलेटेड ये आपका होता है। द अमाउंट ऑफ इथेन प्रोड्यूस, हर साल जैम में ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, इस बार तो 3 आए, एक मैंने आपको पिछली क्लास में भी सोल्व करवाया था। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये कह रहे हैं कि इसका कितना अमाउंट बनेगा, प्रोड्यूस होगा इथेन का। देखिए स्टूडेंट पहली बात तो ये जो बैलेंस्ड रिएक्शन वो हमें क्या बता रही है, जब आपने 1 मोल इथीन की रिएक्शन 1 मोल H2 के साथ करवाई थी तो आपको 1 मोल इथेन का मिला था, ठीक है। बट एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे 2 किलोग्राम गिवन है ना, 2 किलोग्राम, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलार मास से, है ना, ताकि मोल्स निकल जाएं, है
है ना, तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा भाई 12, 12 का डबल करोगे 24 और 28। और ये फिलहाल जो है ना, देखो वैसे तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, 2000 को आपने 28 से डिवाइड कर दिया ताकि ग्राम में आंसर आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये क्या आ गए, दिस इज द मोल्स ऑफ इथेन, इथीन के मोल है ये। H2 के कितने हो जाएंगे, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे कितने से, यहां पे हम डिवाइड करेंगे 2 से इनिशियली। ठीक है, यहां पे हमें नहीं पता ये कब है, जब इनिशियली आपको गिवन है। यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले जब भी आपको दो रिएक्टेंट के बारे में, है ना, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, आपको निकालना पड़ता LR, लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। इनमें से कौन सा है, इनमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो आपने क्या किया, इसके मोल लिए, इसके मोल लिए, इसको डिवाइड करो, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इनमें से जो भी टर्म स्मॉल आएगी, देखो इस इथीन के मोल्स लिए, H2 के मोल्स लिए, इसको इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, इसको इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, इनमें जो स्मॉल नंबर आएगा, स्मॉल, वही आपका LR होता है। तो यहां पे जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वो आपका इथीन आएगा, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई ये हमें बैलेंस रिएक्शन अब क्या बता रही है, इस इथीन के 1 मोल से इसका इथेन का 1 मोल बन रहा है। तो एग्जैक्ट में मोल है कितने, इतने मोल, है ना, एग्जैक्ट में कितने मोल, इतने। तो इतना, अब इसके मोल भी कितने आ जाएंगे, 2000 ग्राम, ये रहा, इतने मोल्स आ गए। लेकिन हमें मोल्स नहीं, अमाउंट पूछा, वेट पूछा, वेट, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलिकुलर मास से। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 30। अब भी आंसर नहीं निकलेगा स्टूडेंट, यहां पे आपसे बोला गया है ये जो कन्वर्ट कर रहा है ना वो 90% से कर रहा है। अगर 90%, यहां से आप इनको देंगे 100 तो यहाँ पे 90 ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको 90% वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, 90% भी। इसको सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन खत्म, सोल्व हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये दोनों हो गई। यहाँ पे 27, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि क्या करेक्ट, अच्छा एक चीज और गड़बड़ हो गई यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए आंसर जो है ना आपसे किलो किसमें पूछा है, किलोग्राम में ही पूछा है। मैंने यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। अगर आप नहीं चाहते तो ना करना, है ना। अगर मान लो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करता तो कैसे रखूंगा, इसको मैं 2 किलोग्राम, इसको भी 2 रखूंगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी 2 आ गया, अब तो कुछ बचता नहीं। 57, 9 27, और 27 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 54। और 54 को जब आप 28 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा भाई क्या करेक्ट आंसर आएगा। 54 को 28 से डिवाइड करने पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 54 को 28, तो 1.92 क्या आएगा, 1.92। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना था, लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना था, वो पहचाना। उसके बाद हमने देखा ये बैलेंस्ड रिएक्शन हमें ये बता रही है कि 1 मोल इथीन से 1 मोल इथेन का बन रहा है। तो एक्चुअल में तो इतने मोल है, इतने मोल से तो इतने मोल बन गए होंगे। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसके वेट से, जो इसका मोलिकुलर वेट होता है, 12 दूनी 24 और 6 30 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो कैटालिटिक कन्वर्जन है ना वो 90% है, इसलिए आपने यहाँ पे 90% से मल्टीप्लाई की ताकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, और वो था आपका 1.92। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी जो है ना ये भी मोल कंसेप्ट से ही रिलेट करता है, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है, इन ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, तो ये देखो ये कह रहा है कि जो AlCl3 है ना, AlCl3, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अब ये क्या होता है भाई 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, देखो क्विनोलिन के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ये आपका होता है क्विनोलिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्विनोलिन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे 8th पोजीशन पे OH लगा दो, इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, इसको 4 बोलता हूं, 5 6 7, है ना, यहां से आ जाओ, ये नजदीक से आओ, 6 7 यहाँ। तो कहने का मतलब है अगर आप इसको देखेंगे, इसके सॉरी यहां से चलेगी 1st 2nd 3rd 4th 5th, वहीं से आ जाओ फिर तो 5th 6th 7th 8th, हाँ यहां से, है ना, ये रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे OH होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका बोला जाता है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। ये बोला गया कि AlCl3 की रिएक्शन इसके साथ करवाई गई है। आपको यहाँ पे PPT मिलेंगे बकायदा, ये बता रहे हैं PPT मिलेंगे, है ना, देखो ये रहा
a sample of 0.1 gram AlCl3 is precipitated with this. The weight of precipitate, बताओ कि उसका precipitate का weight क्या रहा होगा। स्टूडेंट पहली बात आपको ये ध्यान रखनी होगी यहाँ पे, जब आप इसका 1 मोल लोगे, ये बैलेंस रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। ये अगर आपको पता है कि ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन क्या होता है एल्यूमिनियम के लिए, तब तो आपको पता होगी। इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसे बनता है, ये आपका आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको इंटरनेट पे बहुत सारा मिल जाएगा कंटेंट इसके लिए। यहाँ पे ये जो क्विनोलिन होगा ना, 3 क्विनोलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यहाँ पे जो क्विनोलिन होता है ना, वो एज अ बाइडेंटेंट लिगेंड के तौर पे काम करता है, एज ए बाइडेंटेंट लिगेंड। यहां से क्या करेगा भाई, ये देखो, ये यहां से अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे क्या रहे होंगे, 3 क्विनोलिन रहे होंगे, है ना। ऐसे ऐसे एक ये हो गया, उसके बाद एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां से होगा, है ना, पूरा ये, और एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका पूरा यहां से होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें ये जो बैलेंस्ड रिएक्शन वो क्या बता रही है, अगर किसी को पता था तो बहुत अच्छा, फिर तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ये बैलेंस्ड रिएक्शन हमें ये बता रही है कि 1 मोल AlCl, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी गिवन है। पिछली बार दोनों के बारे में बताया तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ा। यहाँ पे एक के बारे में ही जानकारी गिवन है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये कह रहा है कि इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, ये इसके पीपीटी आते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में तो इसका 1 मोल नहीं है, कितना है, 0.1 ग्राम है। और 0.1 ग्राम को डिवाइड करेंगे AlCl3 के मोलिकुलर वेट से, जो कि आपका 133.34 है। एग्जैक्ट में तो इतने मोल है। ये कह रहे कि इसके 1 मोल से इसका ये इस पूरे का 1 मोल मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट में तो इतने मोल है, इसके इतने मोल से इसका भी इतना मोल मिला गया होगा, इसका भी इतने मोल। 0.1 को डिवाइड किया, ये मोल आए हैं, आपको अमाउंट चाहिए, वेट चाहिए, तो इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। इसका मोलिकुलर वेट क्या है, इसमें एक तो एल्यूमिनियम आएगा, एक एल्यूमिनियम आ गया तो मतलब कितना हो गया, 26.98, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको कितने क्विनोलिन नजर आ रहे हैं ना, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 3। इसका मतलब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करने के बाद जब आप देखेंगे तो अभी अगर मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना, 145 को 145 1.6 एग्जैक्ट बता देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई की 435 आया, इसमें मैंने 26.98 को ऐड कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू आएगी 462.46। इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने आपका 0.1 से ना, 46 आ गया, और 46 को मैंने डिवाइड किया 133.34 से, तो आंसर आएगा लगभग अपना, ठीक है। तो इसी टाइप से आंसर आएगा भाई आपका। एक बार इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, बट यही कहानी आएगी इसी प्रकार से। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल आपको मिलेगा। अच्छा, ये मोलिकुलर वेट AlCl3 का गिवन था, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन को नहीं कंसिडर करेंगे, 3 क्विनोलिन से आपको लेना है, 3 क्विनोलिन और 1 आपका एल्यूमिनियम रहेगा। उसको ऐड करने के बाद आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 0.344 इसके आसपास आएगा, इसके आसपास आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब आप ट्राई करके देखेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। बाकी मैं एक बार इसको, है ना, आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन ऐसी, है ना। एक एल्यूमिनियम होगा, 3 क्विनोलिन हो गए, ये प्रोडक्ट बनता है। और ठीक है, ठीक है जी, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा IIT JAM 2023 का सभी 60 क्वेश्चन का मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया है। इस बार काफी क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, 2-2 आंसर आ रहे थे, ठीक है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। सही किया ये IIT ने कि उसको भी सही माना, उसको भी सही माना, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन में जाता, या तो फिर वो होता मार्क्स टू ऑल, या फिर कुछ न कुछ और देखने को मिलता। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर कीजिए।